भारत के पहले कानून मंत्री तथा भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 6 दिसंबर 1956 को उनके निधन के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा में श्रद्धांजलि दी थी। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिल्ली स्थित उनके आवास पर हुआ था। बाबा साहब की मृत्यु की खबर सुनकर नेहरू कैबिनेट के मंत्री और सांसद भी बाबा साहब के आवास 26 अलीपुर रोड पर आए। अंतिम दर्शन के लिए खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए थे। बाबा साहेब की पत्नी माई साहब अपनी आत्मकथा डॉक्टर आम्बेडकरांच्या सहवासात में लिखती है कि नेहरू जी ने मुझे सांत्वना दी। उन्होंने बहुत संजीदगी से साहेब की उम्र, स्वास्थ्य, बीमारी, उनका निधन कब और कैसे हुआ इसके बारे में पूछताछ की। मैंने उन्हें विस्तार से जानकारी दी। ये वह श्रद्धांजलि है जो जवाहरलाल नेहरू ने 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के निधन के बाद लोकसभा में दी थी। लोकसभा भारतीय संसद का कनिष्ठ सदन है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के निधन के बाद लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू का श्रद्धांजलि भाषण इस प्रकार है। अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु का दुखद समाचार देना है। केवल 2 दिन पहले, मेरा मानना है परसों, वह दूसरे सदन में उपस्थित थे जिसके वह सदस्य थे। इसलिए आज उनकी मृत्यु की खबर हम सभी के लिए सदमे की तरह आई, जिन्हें इतनी जल्दी ऐसा कुछ होने का कोई अंदाजा नहीं था। जैसा कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य जानता है, डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान के निर्माण में, बाद में संविधान सभा के विधायी भाग में और बाद में अनंतिम संसद में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद कुछ समय तक वह संसद सदस्य नहीं रहे। फिर वह राज्यसभा में वापस आए जिसके वे वर्तमान सदस्य थे। उन्हें अक्सर हमारे संविधान के निर्माताओं में से एक के रूप में जाना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर से अधिक सावधानी और परेशानी किसी ने नहीं बरती। उन्हें हिंदू कानून में सुधार के सवाल पर गहरी दिलचस्पी लेने और परेशानी उठाने के लिए भी याद किया जाएगा। मुझे खुशी है कि उन्होंने उस सुधार को बहुत बड़े पैमाने पर होते देखा, शायद उस स्मारकीय पुस्तक के रूप में नहीं जिसे उन्होंने स्वयं तैयार किया था, लेकिन अलग अलग टुकड़ों में। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाएगा वह हिंदू समाज की सभी दमनकारी विशेषताओं के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक के रूप में होगा। उन्होंने कभी कभी ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे लोगों को ठेस पहुंची। उन्होंने कई बार ऐसी बातें कही जो शायद पूरी तरह से उचित नहीं थीं। लेकिन आइए हम इसे भूल जाएं। मुख्य बात यह थी कि उन्होंने उस चीज के खिलाफ विद्रोह किया जिसके खिलाफ सभी को विद्रोह करना चाहिए, और हमने वास्तव में विभिन्न स्तरों पर विद्रोह किया है। ये संसद स्वयं अपने द्वारा बनाए गए कानून में अतीत के उन रीति रिवाजों या विरासतों के खंडन का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने हमारे लोगों के एक बड़े हिस्से को उनके सामान्य अधिकारों का उपभोग लेने से वंचित रखा है। जब मैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में कई बातें आती हैं, क्योंकि वह बेहद विवादास्पद व्यक्ति थे। वह मृदुभाषी व्यक्ति नहीं थे, लेकिन इन सब के पीछे ये शक्तिशाली प्रतिक्रिया और उस चीज के खिलाफ विद्रोह का कार्य था जिसने हमारे समाज को इतने लंबे समय तक दबा रखा था। सौभाग्य से उस विद्रोह को समर्थन प्राप्त था, शायद उस तरह से नहीं जैसा वह चाहते थे, लेकिन बड़े पैमाने पर उस विद्रोह के अंतर्निहित सिद्धांत को संसद का समर्थन प्राप्त था, और मेरा मानना है हर समूह और पार्टी ने यहाँ प्रतिनिधित्व किया था। हमने अपनी सार्वजनिक गतिविधियों और विधायी गतिविधियों दोनों में हिंदू समाज पर लगे उस कलंक को हटाने के लिए भरसक प्रयास किया। कोई भी इसे कानून द्वारा पूरी तरह से नहीं हटा सकता है, क्योंकि प्रथा की जड़ें बहुत गहरी हैं और मुझे डर है कि यह अभी भी देश के कई हिस्सों में जारी है, भले ही इसे गैरकानूनी माना जाए। ये सच है, लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कुछ ऐसा है जो अपने आखिरी चरण में है और इसे खत्म होने में थोड़ा समय लग सकता है। जब कानून और जनमत दोनों ही किसी स्थिति को खत्म करने के लिए अधिक से अधिक दृढ़ हो जाते हैं, तो ये लंबे समय तक नहीं टिक सकता। जो भी हो, डॉक्टर अम्बेडकर, जैसा कि मैंने कहा, अपने तरीके से प्रमुख और उस विद्रोह के सबसे प्रमुख प्रतीक बन गए। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि चाहे हम कई मामलों में उनसे सहमत हो या न हो, वह दृढ़ता, वह निरंतरता और वह, अगर मैं इस शब्द का उपयोग कर सकता हूं,
तो कभी कभी इन सबके प्रति उनके विरोध की उग्रता ने लोगों के दिमाग को जगाए रखा और अनुमति नहीं दी। उन्हें उन मामलों के बारे में लापरवाह नहीं होने दिया जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, और हमारे देश में उन समूहों को जागृत करने में मदद की जो अतीत में इतने लंबे समय से पीड़ित थे। इसलिए ये दुखद है कि भारत में उत्पीड़ितों और वंचितों के ऐसे प्रमुख समर्थक और हमारी गतिविधियों में इतना महत्वपूर्ण हिस्सा लेने वाले का निधन हो गया है। जैसा कि सदन जानता है, वो कई वर्षों तक मंत्री रहे, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य रहे और मुझे हमारे सरकारी कार्यों में उनके साथ सहयोग करने का सौभाग्य मिला। मैंने उनके बारे में सुना था और निश्चित रूप से पहले भी कई मौकों पर उनसे मिल चुका हूं, लेकिन मेरा उनसे कोई घनिष्ठ संपर्क नहीं हुआ था। संविधान सभा के समय ही मुझे उन्हें थोड़ा बेहतर जानने का मौका मिला। मैंने उन्हें सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ कि मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उनकी सामान्य गतिविधियां सरकारी प्रकार की न होकर विपक्षी प्रकार की थीं। फिर भी उस समय मुझे लगा कि उन्होंने संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण और बहुत रचनात्मक भूमिका निभाई है और वे सरकारी गतिविधियों में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। सचमुच उन्होंने ऐसा ही किया। यहाँ वहाँ कुछ छोटे मोटे मतभेदों के बावजूद, मुख्य रूप से अगर मैं ऐसा कह सकूं, तो किसी सिद्धांत के मामले के कारण नहीं, बल्कि भाषाई मामलों और इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के कारण, हमने आपसी लाभ के लिए कई वर्षों तक सरकार में सहयोग किया, ऐसा मुझे लगता है। जो भी हो, वह एक बहुत ही अग्रणी और प्रमुख व्यक्तित्व थे, जिन्होंने हमारे सार्वजनिक मामलों और भारतीय परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी है। एक ऐसे व्यक्तित्व का निधन हो गया है जिसे यहाँ लगभग हम सभी जानते थे, मुझे लगता है, और मुझे यकीन है कि हम सभी को बहुत दुख हो रहा है। हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। वह लंबे समय से बीमार थे। फिर भी किसी इंसान का जाना दुखद है। मुझे यकीन है कि आप, श्रीमान, और सदन को उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करने में प्रसन्नता होगी। घटनाओं के संबंध में सदन के स्थगन के संबंध में हमारे प्रक्रिया नियमों में विभिन्न नियम निर्धारित हैं। सामान्यतः ये नियम सदन के सदस्यों पर लागू होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इस सदन के सदस्य नहीं थे। वह राज्यसभा के सदस्य थे। वह इस सदन के पूर्व सदस्य थे। नियम कहता है कि ऐसे मामलों में सदन में एक संदर्भ दिया जा सकता है, लेकिन तब तक कोई स्थगन नहीं हो सकता जब तक कि वह उत्कृष्ट व्यक्तित्व की श्रेणी में न आ जाए। ऐसी स्थिति में पूर्ण स्थगन किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह उत्कृष्ट व्यक्तित्व की श्रेणी में आते हैं। इसमें कहा गया है कि सख्त नियम के मुताबिक सांकेतिक स्थगन किया जा सकता है। मैं प्रस्तुत करता हूं कि इस नियम या इस नियम की अंतर्निहित भावना के प्रति कोई हिंसा किए बिना, वर्तमान मामला कुछ कारणों से, जिनका मैंने उल्लेख किया है, और कुछ कारणों से, जिनका मैंने उल्लेख नहीं किया है, सदन को उस दिन के लिए स्थगित करने का अधिकार है। यह आपकी इच्छाओं और सदन की इच्छाओं के अधीन है। दोस्तों, बाबा साहब की श्रद्धांजलि पर जवाहरलाल नेहरू का लोकसभा में दिया गया भाषण आपको कैसा लगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल ब्लू बॉस को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।